ऐसे सफ़र पर निकले हैं जिसका एक सपना था कि हम एक ऐसे कलाकार को जिसको हम सुनते आ रहे हैं और जिसको सुनने के बाद मन कभी गुदगुदाता भी है, कभी कुछ टीसें भी उठती हैं, कभी पहाड़ का दर्द हमको सुनने को मिलता है और कभी उन पहाड़ों की आवाज़ हम तक पहुंचती है। तो ऐसे शख्सियत के साथ आज सफ़र में हैं दनिया से जैंती जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नैन नाथ जी और ये लगभग सर 83-84 साल के आसपास 83-84 साल में अभी हैं नैनदा और अभी भी इनके अंदर वो पहाड़ के प्रति वो लगाव है, इतना दर्द भरा पड़ा है, पहाड़ के संघर्ष आज भी इनके अंदर इतने बसे पड़े हैं। मैं अभी गाड़ी में ये बातें चल रही थी, मैं इनके दर्द मतलब अंदर के भावों को सुन रहा था। हमारे साथ नाथ जी हैं, माँ साहब का नाम क्या है? मैं किशन कुमार जी हैं और उधर एक कलाकार और हैं हमारे उभरते हुए कलाकार, क्या नाम है सर? ईश्वर दत्त जी। तो ये पीछे हमारे नाथ जी हैं, ये भी कलाकार हैं। तो मैं नैननाथ जी से बात करना चाहूँगा, इनको कष्ट देना चाहूँगा क्योंकि 83-84 साल में आदमी जो है दनिया से जैंती जा रहा है। अभी बात कर रहे थे कि नैनीताल से फ़ोन आया है और न जाने कितने कार्यक्रमों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर के लिए। पर लेकिन प्रश्न ये है कि इतने जुझारू कलाकार के लिए क्या कुछ हम सोच पा रहे हैं या केवल हम इसको भुना रहे हैं? क्या हम इनके दर्द को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं या केवल हम गानों तक और मंचों तक ले जा कर के अपने मंतव्यों को पूरा कर रहे हैं, अपने मंचों की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं? तो मेरा ये प्रश्न है उत्तराखंड की सरकार से भी और उत्तराखंड के उन लोक कलाकारों से भी जो आज इनके गानों के पीछे चल कर के या इनके गानों की बदौलत मंचों को पा रहे हैं और मंचों में अपनी अदावत दे रहे हैं और मंचों में अपनी शोहरत हासिल कर रहे हैं। क्या वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग बढ़ भी रहे होंगे, उनका स्वागत है। तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो बात समझ पा रहा हूं कि जो इनके अंदर एक टीस है, अभी ये कह रहे थे कि मैं दिल्ली में बसा होता या हल्द्वानी में बसा होता, वहाँ परिवार के कारण मैं उन ज़मीनों को छोड़ के आज मैं यहाँ आया। तो कहीं न कहीं ये अब हमको सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति में 83-84 साल में आदमी को चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उसको एक सुविधापूर्ण जीवन चाहिए। और सुविधापूर्ण जीवन कैसे मिलेगा? उसको सुविधापूर्ण जगह चाहिए। तो अब हमको ये आगे तक ले जाना पड़ेगा, सरकार तक ये बात ले जानी चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोक कलाकारों को जो पहाड़ की आवाज़ हैं। बहुत सारे लोग हैं मंचों पर, बहुत बोल रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से वगैरह से, पर लेकिन अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन लोक कलाकारों के लिए, क्या सरकार के पास कुछ ऐसा विज़न है कि कोई ऐसा, जैसे मैं कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि आपके रुद्रपुर में बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही हैं, क्या उन कॉलोनियों में कोई ऐसा आपके पास आरक्षण है कि जो इन लोक कलाकारों के लिए आप फ्लैट दें? वहाँ कम से कम एक फ्लैट, एक कुछ प्रतिशत ऐसे कलाकारों के लिए आपको वहाँ देना चाहिए। रुद्रपुर में आपकी सरकारी कॉलोनियाँ बन रही हैं तो वहाँ दें आप, या आपकी जहाँ भी ऐसी कॉलोनियाँ बन रही हैं जहाँ कलाकार कोई जाना चाहता है तो वहाँ देना चाहिए। तो मैं बातचीत की शुरुआत करना हूँ। तो नैनदा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो सर्वप्रथम जो गाना आपने गाया था, जहाँ से आपको ये महसूस हुआ था कि मेरे अंदर एक गीतकार है और जो गाना चाहता है, पहाड़ में गुनगुनाना चाहता है और पहाड़ को सुनना चाहता है और पहाड़ को सुनाना चाहता है, तो वो कौन सा गीत? तो धन्यवाद आपको और हमारी उत्तरांचल की जनता को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आपने सवाल पूछा तो कौन सा गाना था जिससे आपकी पहचान बनी, तो
मैंने पहली बार गाना गाया था, हाय दा गाड़ी चला ले तू चला ले, बाग चले की लेना। अक्सर अकेला। तो वहाँ से मैं मशहूर हुआ था। गाने उसमें मेरे बहुत थे मशहूर, क्योंकि हृदय कुमाऊनी ऐसी हिट हो गई। वो पहले कालिका साहब कहा करते थे, जय कालिका मैया। जय कालिका मैया। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ गाना गाया हाय हृदय, तो उसने अपना नाम ही चेंज कर दिया, अच्छा। हृदय कुमाऊनी। हाँ। वहाँ से मेरी पहली कैसेट से उसका नाम ही चेंज हो गया, हृदय कुमाऊनी बन गए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो उसके बाद गाते रहा, फिर मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। फिर कितनी कंपनियों में गाया, आज मेरे को खुद को पता नहीं है। ठीक है। जितनी कंपनियों में मैंने गाया मुझे खुद पता ही नहीं चला। तो आपका जो शुरुआत थी, जो पहला गाना जो आपने गुनगुनाया, हृदय गाड़ी चला ले, हाँ, तू ही चला ले बागशरा लाइन में। हाँ। तो ये जो गाने का जो आपके अंदर एक संस्कार आया, ये वास्तव में आया कहाँ से? एक संस्कार होता है ना, जैसे कि हाँ। गाने का एक संस्कार होता है कि जैसे कोई एक पनपती है ना कोई चीज, जैसे ये अगर कोई पौधा अगर पनप रहा है तो बीज कहाँ से आया आपके अंदर कि आपने गाना, मतलब शुरुआत, ये गाना तो खैर आपने कहा कि गाना फेम में आया, इससे पहले जो एक बीज आपके अंदर पनपा, वो कहाँ से पनपा? तो मतलब क्या घटनाएं रही ऐसी? घटना ये हुई, मेरा चाचा का लड़का था धननाथ, हाँ। वो भी गाड़ी चलाता था, क्योंकि वो मेरे को, जब मैं ये गाने से पहले करीब 12-14 साल लापता रहा, तो फिर मेरा पता चला, वो मेरे को लेने को आया वहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र। अरे वाह। महाराष्ट्र में था मैं वहाँ। रोकना चाहूंगा, एक कलाकार की जो जीवनी है बहुत गहराई लिए होती है। ये लापता रहे, उसके बाद पते में आए। हाँ, हाँ सर। पते के बाद हाँ। जब मैं लौट के दिल्ली आया, हाँ। तो भाई ये जो मेरे को लेने आया धननाथ, इसने गाड़ी सीख ली। अब गाड़ी जब सीखी तो मैं चंद्र सिंह राय के गाने सुनता था। अच्छा। गढ़वाल के बहुत अच्छे। हाँ, मेरे असली गुरु जो है, हाँ चंद्र सिंह जी हैं। वही थी। बहुत अच्छे गा, अच्छा गा। मेरी जीवनी को इस रूट में लाने वाले वही है, वही है। कला बनाने वाले, कलाकार बनाने वाले चंद्र सिंह राय भी है। चंद्र सिंह राय बहुत अच्छे गाने हैं। तो उन्हीं की कैसेट में सुनता था। एक गोपाल बाबू जी का सुनता था, कैले बजा मुरली। कैले बजा मुरली। और मैं किसी के गाने नहीं सुनता था। अच्छा। पहले कलाकार भी नहीं थे। अच्छा। तो इसमें भी मैं गाने लिखने लग गया अपने हाथ से। अच्छा। तो मेरे भाई का नाम था धननाथ। तो मैंने गाना लिखा था, धनुआ गाड़ी चला ले तू चला ले। चलिए। तो मैंने भाई के बारे में लिखा था ये। मैंने कहा कभी मैं गाऊंगा इसको। तो हृदय के यहाँ गया, हम रिकॉर्डिंग के बारे में, राय जी ले गए मेरे को रिकॉर्डिंग कराने। तो मैंने यही गाना गाया था, धनुआ गाड़ी चला ले तू चला ले, धनिया की लाइन में। धनिया की लाइन में। तो हृदय कुमार जी बोला, यार तू ऐसा कर, तू हाय हृदय बोलते, बादशाह की लाइना बोलते। ठीक ठीक। अब वो गाने को मेरे को वहाँ से काट के हृदय के ऊपर डालना पड़ा। ठीक हो गया। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने गाने शुरू किए ना, आपने बहुत सारी कैसेट निकाली, कैसेटों के रूप में आए, आपका जो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन मतलब सब है बड़ी टाइम, वो कौन टाइम रहा, किस टाइम में तो आपको सबसे बढ़िया लगा कि ये टाइम मेरा बहुत अच्छा रहा गाने और जो आपकी जो कला थी उसके लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहा? सब ये गोल्डन मेरे लिए हमेशा गोल्डन, लोहा पीतल कभी नहीं बना। अच्छा, वाह। जब से मैंने गाने गाए अब तक गा रहा हूँ, मैं आज भी अपने को गोल्डन ही मानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ क्योंकि उम्र का तराजा है। आज मैंने एक बार हाँ, तो गोल्डन रहा, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मेरे को आनंद आ गया इस प्रश्न को।
क्योंकि आपके अंदर ये जज्बा है कि आप अपने आप को उसी ऊर्जा में पाते हैं आप। अब मैं एक प्रश्न उठता है, अक्सर उठता है ये, कि जो आजकल के गाने लिखे जा रहे हैं, आजकल जो गाने लिखे जा रहे हैं या गाए जा रहे हैं और मंचों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन पर आपका जो मंतव्य, आप क्या मानते हैं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या उनमें कुछ गुंजाइश लगती है आपको, या कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है पहाड़ के लिए, या उनको किस दिशा की ओर जाना चाहिए? कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? इस पर तो मैं क्या कहूँ, तो जो कलाकार हैं, गायक, हाँ। उनको सोचना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम्म, हम क्या काट रहे हैं, क्या बोया हमने, क्या काटा, बिल्कुल। ये तो वो जाने। हम्म, अब हम किसी के बारे में उसकी बुराई नहीं कर पाता। मैंने बुराई करने की तो बात ही नहीं है, हाँ, तो एक सामान्य कलाकारों की बात कर रहा जहाँ तक गाने की बात है, हूँ। मैं अपने को अच्छा दूसरे को बुरा कह नहीं सकता। हम्म, अपनी अपनी कलम है, अपनी अपनी लेखनी है, हाँ, अपनी सोच है। हम्म, जो जैसा अच्छा करेगा हम्म, तो अच्छा नाम कमाएगा। हम्म, उसके साथ साथ कला के लिए कलम भी चाहिए और गला भी चाहिए, गला भी चाहिए, बिल्कुल। तब वो कलाकार बन सकता है। हम्म, नकल से अकल नहीं आती, वाह, नकल के लिए अकल भी चाहिए। अकल भी चाहिए। अकल आएगी तो नकल भी हो सकती बढ़िया। हाँ, हाँ, अब मेरे गानों के पीछे जहाँ तक के सब कलाकार पीछे पड़े हैं, अरे वही धुनों को तुमने बार बार हमसे सुना, वो तुम उसी को परोस रहे हो फिर। अब मेरे गले से तो कुछ लोगों ने और सुना, आपके गले से कुछ और सुन रहे हैं। अब वो बिल्कुल, इतने पब्लिक को आप बेवकूफ़ बनाना बेकार है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी सोच, अपनी कलम, अपनी गला, अपना हौसला आप खुद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे आप कार्यक्रमों में जाते हैं ना, अक्सर जो आयोजकों का जो दृष्टि, क्या बात कर रहे थे हम, मैं भी भूल गया। वही कलाकारों के बारे हाँ, हाँ, कलाकार जैसे आप बहुत जगह जाते हैं, मंचों में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, तो जो आपको लोग बुलाते हैं या आयोजक लोग जो आपको बुलाते हैं, उनका वास्तव में व्यवहार किस तरह का होता है? मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इतने सारे कार्यक्रमों में गए हैं, वास्तव में उनका जो बुलाने का और जो आतिथ्य का और जो उनके कार्य करवाने का मूल उद्देश्य वहाँ क्या होता है, और आपको कैसा अनुभव होता है कि क्या परिवर्तन होने चाहिए उनमें कि जिससे कि कलाकार को इज्जत भी मिले और कार्यक्रम भी हों और पहाड़ भी आगे बढ़े और पहाड़ की बातें भी वहाँ हों? तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब कलाकार आगे बढ़े, पहाड़ आगे बढ़े। मान लिया जैसे मैं कुमाऊनी लोग गायक हूँ, कुमाऊँ मेरे को बुला रहे हैं, तो मेरा बजट उतना नहीं होगा। गढ़वाल से बुलाएंगे, उनका बजट बहुत तगड़ा होगा। अच्छा, बम्बई से बुला लेंगे, वो लाखों में जाएंगे। समझ रहा हूँ बात। तो कुमाऊँ का क्या है, अरे ये तो अपने घर के हैं, अपने घर के हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खाना नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो ये तो हर मंच में है, ये हर मंच में है, ये मंचीय लोगों को, ये जो मंच के लिए बुलाते हैं, सुन लें अपनी बात, क्योंकि ये लोग नहीं सोचते हैं ये भी एक कलाकार है। हम बाहरी को बुलाते हैं, उसको क्या देते हैं, उनकी क्या इज्जत करते हैं। बहुत बड़ी बात। जो अपने घर के हैं उनको हम आगे कैसे लाएं, उनका हौसला कैसे बढ़ाएं, ये आप सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारा कुमाऊँ के कलाकार खुद ही सुधर जाएंगे। बिल्कुल, उनका हौसला आप बढ़ाएंगे तो कलाकार का हौसला बढ़ेगा, वो कुछ न कुछ और आगे करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज इस मंच से मैं तो कल को वो सोचेगा मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आज इसी में धड़ाम हो गया, यहीं गिर गया, तो फिर मैं कभी नहीं उठ सकता। हाँ, जब आप कुमाऊँ के विकास की बात करते हैं या किसी भी मतलब क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, तो
सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के कलाकार को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तब हाँ। जाके वो आगे बढ़ेगा। तब क्षेत्र आगे बढ़ेगा ना, तब तब- क्षेत्र की चीजें आगे बढ़ेंगी, क्षेत्र का संघर्ष आगे आएगा, क्षेत्र का कल्चर आगे आएगा। अगर आप बम्बई से बुला रहे हैं, उसको लाखों रुपए दे रहे हैं और क्षेत्र के कलाकार को केवल वाहवाही दे रहे हैं, और वास्तव में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने कहा ना, सत्य क्या है, बाजार को, अगर जब हम बाजार के दौर में जी रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोच करके देखना चाहिए कि हम अगर अपने आसपास के किसी, जब 84 साल में अगर कोई कार्यक्रम में जा रहा है आदमी, तो देखो उसके अंदर कितना जज्बा है। वो केवल पैसे के लिए नहीं जा रहा है, उसके अंदर ही है। मैं भी बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें तो हमने गाड़ी में, मैंने समझ रहा था उन बातों को कि एक यार मैं घर में बैठे के क्या करूँगा, तो उनका एक, क्योंकि पूरा ज़िंदगी उन्होंने जिस चीज़ के लिए बिताई है और उस चीज़ के लिए वो कहीं से कहीं जाने को तैयार है। नहीं तो 84 साल की उम्र में इतना लंबा सफ़र करके वो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना इतना आसान काम नहीं है। पर लेकिन जब कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी है, जिन मंचों पर जा रहे हैं जो आयोजक लोग हैं, वो उसको उस तरीके से भी समझने की कोशिश करें। एक ही तरफ से नहीं देखें कि नैननाथ जी जो है सुलभ हैं, सुलभ नहीं है वो। नैननाथ जी की सरलता है कि नैननाथ जी का एक शौक़ है, सगल है कि वो आप तक पहुंच जा रहे हैं, पर लेकिन उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें उसका पूरा भरपूर जितना, जिससे कि वो देखो अभी आ रहे हैं हमको, अगर अभी हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आने वाले अगले 5-10 साल बाद क्या आप नैननाथ जी को इस तरीके से सुन पाएंगे या आप अपने मंचों में बुला पाएंगे? वो उस स्थिति में होंगे भी नहीं, क्योंकि 85, मेरे को लगता है कि 90 साल के बाद इस तरीके से मंचों पर और इतनी दूर की यात्रा कर पाना संभव नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत है। तो मैं अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, एक अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी जो मंचों पर तैयारी कर रही है और पहाड़ को प्रस्तुत कर रही है, और इस जो आपका जो पेशा है, प्रोफेशनल जिसमें है आपकी, गाना, गीत लिखना, और तो वो जो गीत होने चाहिए कैसे होने चाहिए और उन गीतों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर और युवाओं को एक संदेश अगर आप देना चाहें तो आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। संदेश ये है, मैंने गीत लिखा है, गा रहा हूँ। वैसे मेरा साथी कलाकार था शेर सिंह रावत, तो लखनऊ में, तो हम लोगों ने गाना लिखा था, नर देखन देखन ये कस आयो जमाना, नर देखन देखन कस आयो जमाना, तामा पीतल हरा गए स्टील का बाना। ओहो वाह, तामा पीतल हरा गए स्टील का बाना। बहुत खूब। नर देखन देखन ये कर यारो जमाना, ये कर यारो जमाना, तामा पीतल हर गई स्टील का बाना, तामा पीतल हर गए स्टील का भाना। नर देखन देखन कर यारो जमाना, ये कर यारो जमाना, तामा पीतल है स्टील का भाना। तो ये चीजें हैं। जियो हजारों साल जियो। तो बस अभी कार्यक्रम हम पूरा करेंगे, अगर एक गाना और हम सभी जिसको मिलके गा सकें, और कैलाश नाथ जी हो गए, वो सर हो गए, और आप भी आ सकते हैं अगर साथ दे सके तो एक गाना हम गा लेते हैं यहाँ पर। और क्योंकि भाई साहब का, तो एक गाना शुरू करिए जो इन्हीं का है, और साथ में ये यादें हैं, ये यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी और ये हजारों लोगों तक पहुँचेंगी। तो आप मगर याद दिला दियो, वही गा लियो, बसंती वाला गा दियो, वो भी हिट गाना है ना। वो तेरी गुलाबी साड़ी, वो वाले, अरे बहुत लंबा है वो वाला क्या चलेगा वो धर्म घाट सौक बैठो, धर्म घाट सौक बैठो नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, पार बीड़ को नेरी कैकी होली बारी, पार भीड़ कैकी होने कैकी होली बारी,
धर्म घाट सो कर जो। क्या बात। जो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आपको। जय श्री अभी गला नहीं बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इस उम्र में भी आपके अंदर ये जज्बा है, हम धन्य हुए और ये यादें हमेशा बनी रहें। आप 100 साल जिए, 100 से भी ज़्यादा जिए और यही ऊर्जा आप में बनी रहे। तो हमारे नैननाथ जी की जय। जय हो। ये उम्र है जहाँ आपने